स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। सियासत और सरकार की कई सारी रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। जब से बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हुई है, तब से एक शोर बहुत सुना कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, तब विस्तार होने वाला है। लेकिन ये शोर सुनते सुनते लोगों के कान पक गए। मंत्रिमंडल विस्तार की कोई तारीख नहीं आई। चर्चा ये आई कि भाजपा दल में पूरब से ताजपोशी बड़ी बड़ी हो गई हैं, पश्चिम छूट गया है, प्राथमिकताएं और रणनीति में अंतर दिखाई पड़ रहा है। जो खाई है, इस दूरी को कैसे पाटा जाए, कम किया जाए, इसकी भरपाई सिर्फ एक तरह से हो सकती है, मंत्रिमंडल के विस्तार से। और उस विस्तार में पूरब में तो सारा चला गया, अब पश्चिम के हिस्से में ज़्यादा आना चाहिए। एक खींचतान की स्थिति पिछले 1-1.5 महीने से चल रही है। खासतौर से पूरब बनाम पश्चिम का जो रंग है, अब वो काफी गाढ़ा दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में 6 जगहें खाली हैं। उन पर 6 नए मंत्री तो बन सकते हैं, 54 मंत्री हैं, उनका शपथ ग्रहण हो सकता है। लेकिन कुछ और लोगों को बीजेपी क्या हटाने का रिस्क ले पाएगी चुनावी सीजन में, यह सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी की कार्यशैली को देखते हुए यह साफ कहा जा सकता है कि योगी मंत्रिमंडल में एक उम्र को लेकर जो चर्चा चल रही है, वो कोई असर नहीं दिखा पाएगी। यानी कि जो बुजुर्ग मंत्री हैं, उनमें भी किसी को हटाने का साहस अभी बीजेपी नहीं जुटा पा रही है। तो फिर बचता ये है कि ये लोग अब जाएंगे सीधे 6 जगह जो खाली हैं वहाँ पर भरपाई के लिए। पहले यह हुआ कि भाई खरमास लग गया, कोई अच्छा काम खरमास में नहीं होता है, सूरज डूब गया। 14 फरवरी के बाद जब सूरज उदय होगा, अच्छे दिन आएंगे, खिचड़ी हो जाएगी, उसके बाद फिर पार्टी विचार करेगी और मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। लोग जो मंत्री बनेंगे वो 10-11 महीने रह पाएंगे। अब बात आती है कि मंत्री पश्चिम से ज़्यादा क्यों बनेंगे। भाई गोरखपुर मंडल का मंत्रिमंडल में और संगठन में दबदबा हो गया। प्रदेश अध्यक्ष गोरखपुर मंडल से हो गया, महाराजगंज से। मुख्यमंत्री गोरखपुर जिले से हैं, तो गोरखपुर मंडल से दोनों शीर्ष पद बीजेपी के चले गए। तो अब ऐसे में भूपेंद्र चौधरी पश्चिम के जाट नेता हैं, वो हटे हैं। इसके अलावा अशोक कटारिया हैं। अशोक कटारिया पहले भी परिवहन मंत्री रह चुके हैं, स्वतंत्र प्रभार के, साफ सुथरी छवि के नेता हैं। उनको भी दावेदारी है कि भाई हमें भी मंत्री बनाओ। ठीक है, 10 महीने के लिए बने, कोई बात नहीं। तो भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटारिया, इन दोनों नाम पर तो तेजी से चर्चा है कि इनको बनाया जाएगा। लेकिन पश्चिम खाली यही समाप्त नहीं होता। बुलंदशहर, बिजनौर, मथुरा से श्रीकांत शर्मा, पहले ये भी मंत्री रहे हैं, अब की बार इनको मंत्री नहीं बनाया गया। उसके बाद बुलंदशहर में प्रदीप चौधरी का नाम आ रहा है। बिजनौर में अशोक राणा भी कई बार विधायक रह चुके हैं, कई पार्टियों में रह चुके हैं, वो बन सकते हैं। प्रदीप चौधरी को आप देख सकते हैं, प्रदीप चौधरी भी मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, बुलंदशहर सदर से विधायक हैं। पश्चिम में ये सब दावेदार हैं। ये कोई लिस्ट नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये बैलेंस को बराबर करना है। क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सारे पद चले गए हैं, दूसरी तरफ सरकार में पद खाली हैं, मंत्री बनाए जाने हैं, और ये मंत्रिमंडल का विस्तार, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब आ गए हैं, पता नहीं कहाँ लटका हुआ है। हो सकता है कि 10 फरवरी तक कोई तारीख आ जाए। उत्तर प्रदेश में अक्सर ये कहा जाता है कि सरकार पे अफसरशाही हावी है। भाई 9-10 साल की सरकार हो गई, विधायकों को लगता है कि हमारी जिले में भी नहीं चल पा रही है, हमारी सरकार है,
मंत्री भी अपने अपने रूप में अलग अलग घूम रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों महोबा जिले में मंत्री और विधायक के बीच थोड़ी भिड़ंत हो गई। लोग तो ये कहने लगे कि बंधकबाजी वाली बात है, लेकिन बंधकबाजी नहीं, मंत्री का काफिला जा रहा था और चरखारी के विधायक हैं बृजभूषण राजपूत, इन्होंने उस काफिले को रोक लिया। मंत्री थे स्वतंत्र देव सिंह। बुंदेलखंड में नल से हर घर जल योजना चल रही है कि लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, लेकिन विधायक का यह कहना है कि उन्हीं के जिले में सैकड़ों सड़कें उखाड़ दी गई हैं, लोगों को पानी पीने का नहीं मिल पा रहा है, आवागमन बहुत बाधित है। 100 प्रधान लेकर वो मंत्री के सामने रोड पे खड़े हो गए, बृजभूषण राजपूत विधायक। अब विधायक अपने ही सरकार के मंत्री का काफिला बीच रोड पे रोके और हंगामा करे तो माना जाएगा कि विद्रोह हो गया। और विद्रोह जनता के लिए हुआ, जन समस्याओं पर हुआ या कोई नाराजगी के कारण हुआ। बृजभूषण राजपूत गंगाचरण राजपूत के बेटे हैं, दूसरी बार के एमएलए हैं। ये जो घटना है, ये एक महाविद्यालय है रामश्री, उसके पास से मंत्री कार्यक्रम करके लौट रहे थे, वहीं पर पूरा कहते हैं कि इकट्ठा करके लोगों को रोका गया मंत्री को। अब मंत्री भी अचानक की स्थिति के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब कहा गया कि भाई सैकड़ों सड़कें टूटी हैं, पानी नहीं आ रहा है, तो मंत्री भी अड़ गए, चलो दिखाओ, जिस गांव में चलो हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। फिर कलेक्ट्रेट में घंटों मीटिंग चली, सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर तय हुआ कि 20 दिन के भीतर दोबारा इसकी चेकिंग होगी और 20 दिन में अल्टीमेटम दिया गया कि बनाया जाए। वैसे आपको बता दें कि बृजभूषण राजपूत थोड़ा धार्मिक आदमी अपने आप को घोषित कर चुके हैं, भोले बाबा के पुजारी बताते हैं वो हैं। लेकिन इनके पिताजी गंगाचरण राजपूत देखो बंदूक लगाए हैं कान पे, ये सोनिया गांधी के लिए लगाए थे। आपको याद होगा कि जब एक बार सोनिया गांधी ने यूपीए की सरकार में प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था, तब गंगाचरण राजपूत उस समय सांसद थे और गंगाचरण राजपूत पेड़ पे चढ़ गए और रिवॉल्वर लेके चढ़ गए थे कि अगर सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। गंगाचरण राजपूत के बारे में आप लोगों को जानकारी हो जानी चाहिए। तो जिनके पिताजी ने देश में इतना नाम कर दिया, उनका बेटा विधायक है, अगर उसने मंत्री काफिला रोक लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बीजेपी में ये बहुत अनुशासनहीनता भी नहीं आएगा, क्योंकि किसके लिए कौन लड़े, सब तो घुटनों तक सने हैं, तो सोचते हैं कि जो हुआ मट्टी डालो आगे बढ़ो। गंगाचरण राजपूत अब तो बुजुर्ग हो गए, लड़का विधायक है उनका, लेकिन तेवर उनके वही हैं। उन्होंने आज फिर लिखा कि मंत्री के साथ जो हुआ वो सही हुआ, हम जनता के नौकर हैं और जनता के नौकर के नाते विधायक लड़ेगा। तो समस्या यहाँ पर यह है कि जनता को तो सड़क खुद गई, पानी नहीं मिल रहा है, परेशानी हो रही है, और सरकार कह रही है हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर फेहरिस्त जो है कलाकारी की लंबी है। तो जो शिकायत करता है वो कितना सीरियस है और उसने किस उद्देश्य से ये काम किया, ये भी एक बहुत विचार का प्रश्न है। हालांकि मंत्री स्वतंत्र देव तो हाथ पैर जोड़ने वाले आदमी हैं, लोगों से कार्यकर्ताओं से मिल भी लेते हैं, विधायकों से भी वो मिलते हैं, कार्रवाई भी करते, मुख्यमंत्री का भी उनके ऊपर काफ़ी स्नेह है, कार्रवाई तो करा ले जाते, लेकिन तरीका गलत हो गया। शायद इसी वजह से अब कार्रवाई ना हो। भरोसा मौके पर देना पड़ता है, पब्लिक बहुत थी, लेकिन पार्टी ने भी चुप्पी साध ली और सरकार ने। तो अंदर खाने ये साफ है कि मंत्री बच के निकल आए, विधायक के तौर तरीके से पार्टी नाराज है, लेकिन कार्रवाई ना इधर से होगी ना उधर से होगी। अब एक खबर ऐसी जो वीवीआईपी लोगों से जुड़ी है, लेकिन पूरे देश की जनता की सबकी निगाह इस ओर होनी चाहिए। बात खाली यूपी की नहीं है, इस देश की है। महाराष्ट्र में अभी पिछले दिनों एक विमान हादसा हुआ बारामती में, जिसमें उनके डिप्टी सीएम अजीत पवार की मृत्यु हो गई। सवाल एक बार फिर पैदा हुआ
कि जिन छोटे छोटे जहाज़ों में, विमानों में, चार्टर प्लेनों में ये वीवीआईपी लोग उड़ते हैं, इनकी जीवन रक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है। विशिष्ट लोगों की जीवन की सुरक्षा क्या ऐसे ही छोटे छोटे विमानों के हवाले कर देनी चाहिए। देश में एक तरह से एक नई बहस छिड़ी, देश में इस पर काफ़ी विचार हो रहा है और बहुत सारे प्रश्न सोशल मीडिया पर और समाज के सामने आए हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के 6 बार डिप्टी सीएम रहे। आप ये कह सकते हैं कि वो एक मौसम विज्ञानी की तरह सियासत में रहे। हर व्यक्ति की सरकार में उनको मंत्री पद चाहिए था और वो पाते भी रहे, और डिप्टी सीएम के पद पर रहते ही उनकी जान गई। अगर आप देखेंगे पीछे मुड़कर देश की सियासत में, तो ज़्यादातर नेताओं की जो जान गई वीवीआईपीज़ की, वो छोटे चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टरों में ही दुर्घटनाओं में वो लोग मारे गए। एक आध मामले छोड़ दीजिए कि जब कोई बहुत बड़ा जहाज गिर गया हो, जैसे गुजरात का हादसा हुआ था जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम थे, जिसमें 300 के करीब लोग मारे गए। बात सिर्फ अजीत पवार की नहीं है, बात इस देश में परमाणु कार्यक्रम के जनक रहे होमी जहांगीर भाभा की भी है, जिन्होंने 1966 में स्विट्जरलैंड की जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है वहां पर अपनी जान गंवाई थी एक विमान दुर्घटना में। और वो एटॉमिक पावर के जनक थे भारत में, होमी जहांगीर भाभा, जिनको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हर कोई जानता है उनके नाम से। और आपको याद होगा कि देश के सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी भी 1980 में प्लेन उड़ाते समय, स्टंट करते समय संजय गांधी की मौत विमान हादसे में हुई थी। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, बहुत पावरफुल थे। माधवराव सिंधिया के बारे में आप जानते होंगे कि वो देश के नागरिक उड्डयन मंत्री थे और वो कानपुर की यात्रा पर थे, उनका प्लेन गिर गया था और उनकी डेथ हो गई। उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज नागरिक उड्डयन मंत्री इस देश के। राजशेखर रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, इनका हेलीकॉप्टर पहाड़ियों में गिर गया, खो गया। उनको ढूंढने के लिए कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ा। जनरल बिपिन रावत का मामला बहुत ताजा है, आपको याद होगा कि कुन्नूर की पहाड़ियों में उनका हेलीकॉप्टर गिरा था, उनके साथ उनकी पत्नी थी, जहां पर कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन करना पड़ा और जनरल बिपिन रावत जो सीडीएस हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई। विजय रूपाणी का हादसा तो देश भूल नहीं सकता, पूरी दुनिया नहीं भूल सकती। गुजरात से वो लंदन के लिए उड़े थे, ड्रीम लाइनर जहाज था, 250 से ज़्यादा लोग उस जहाज में बैठे थे, सबकी मृत्यु हो गई खाली एक आदमी को छोड़कर। लेकिन यह देखिए हादसा कि जिस जगह वो जहाज गिरा वो हॉस्टल पे गिर गया बच्चों के, वहाँ कई बच्चों की मौत हो गई थी। तो प्लेन, एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये हादसे जब होते हैं तो कोई बचता नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वीवीआईपीज़ लोग जो मोस्ट वीवीआईपी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, इनको जो इस तरह के छोटे विमानों में चलते हैं, ये कितने खतरनाक हैं। जो लोग मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस लालच में हवाई जहाज में सफ़र करते हैं कि आज मंत्री जी बुलाए हैं, चलो आज हवाई जहाज में उड़ा जाए, वो ध्यान रखें कि ये छोटे जहाज जितनी ऊंचाई पर हवा में जाते हैं वो खिलौने की तरह हो जाते हैं। जब कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति जितनी बुलंदी पर होगा, ऊंचाई पर होगा, ये ध्यान रखें कि हवाएं ही उसकी दुश्मन हो जाएंगी। वहाँ पर किसी को गोला दागने की, टकराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हवा अपने आप बुलंदी पर जाने वालों की दुश्मन बनती है। ये तो छोटे मोटे जहाज हैं, खिलौने हैं। कई बार तकनीकी खामियों की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसे जहाज़ों को उड़ाने वाले कितने कुशल हैं, ये जहाज़ टेक्निकली कितने फिट हैं। ये चार्टर जो लाइमलाइट में रहते हैं, लकदक में चलते हैं कि अपने हिसाब से चलेंगे, चार्टर में चलने वाला आदमी बहुत बड़ा माना जाएगा, उसको लोग देश में गिनती में रखेंगे, वो उसकी जान सबसे ज़्यादा खतरे में रहती है। चार्टर वाले ये आज जान लें। जो आप डोमेस्टिक फ्लाइट में, बड़े जहाज में, इंटरनेशनल में चलते हैं, वो ज़्यादा सुरक्षित है। वो
उनके पास भार ज़्यादा होता है, उनका आकार ज़्यादा होता है। इनका तो 8-10 सीटर न भार न आकार, और ये कब पहुंचा दें आर पार। तो ये हादसा इस देश में फिर इस बात को लोगों को चिंतन और मनन करने पर मजबूर करता है कि छोटे जहाज बहुत खतरनाक हैं, हेलीकॉप्टर बहुत खतरनाक हैं, जीवन भर वीवीआईपीज पर हरदम बना रहता है। ऐसी यात्राओं से उनको बचना चाहिए। सियासत में आपने ड्रामा, नौटंकी, रोना गाना बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन सियासत से ये रोग निकलकर अब अफसरों के ऊपर भी आने लगा है। अफसर भी अब ड्रामा करने लगे हैं, नौटंकी करने लगे हैं, रोना गाना करने लगे हैं। वैसे भी आप कह सकते हैं कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में थोड़ा आहत होने का मौसम चल रहा है। जो देखो किसी न किसी बात से आहत हो जाता है, कभी इस्तीफा देने लगता है, कभी रोने लगता है। अधिकारियों में ये रोग इन दिनों बड़ी तेजी से फैला हुआ है। हालांकि वो ये कहते हैं कि अब बर्दाश्त के बाहर हो गया था, जमीर गवाही नहीं दे रहा था। मैं ये नहीं कहता हूं कि लोगों का जमीर मर गया है, लेकिन इस प्रदेश में और देश में नौकरशाही में भ्रष्टाचार का रोग जिस तरह से लगा है, उससे जमीर शब्द का इस्तेमाल करना भी उनके लिए पाप है। गरीबों का खून चूस कर भी जिनका जमीर न जागता हो, अन्याय करने पर भी वो न बोलते हो, रिश्वत के पैसे लेने पर जब वो आहत न होते हो, तब वो किस जमीर की बात करते हैं? वो बात करते हैं कि एक धर्म गुरु को स्नान नहीं करने दिया गया तो हमारा जमीर, हमारी भावनाएं आहत हो गई, और दूसरे सज्जन ने कहा कि धर्म गुरु ने सरकार की आलोचना कर दी, हम तो सरकार का पैसे से वेतन लेते हैं, हमारी भावनाएं आहत हो गई, हम भी नौकरी नहीं करेंगे, हम भी इस्तीफा दे देंगे। इतना तो अपने माँ बाप, भाई बहन और बेटे के लिए लोग आहत नहीं होते, जितना सरकार में रह के अधिकारी, संत महात्मा और सरकार के लिए आहत हो रहे हैं। मामला बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का है, जिन्होंने 26 जनवरी के दिन झंडा फहराने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि माघ मेले में संत अविमुक्तेश्वरानंद जो आए थे, उनको स्नान नहीं करने दिया गया। उनका दूसरा आरोप है कि यूजीसी के जो नए नियम आए हैं वो सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए जहर हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, ये सवर्णों का अपमान है। अलंकार अग्निहोत्री ने जैसे इस्तीफा दिया, सोशल मीडिया पर डाला, प्रदेश में आग लग गई। डीएम के बंगले में बुलाए गए, वहां कहते उनको बंधक बना लिया गया। फिर वो कहा उन्होंने कि हमारा सामान फेंकवाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने उनके स्क्रिप्ट पर उनको सस्पेंड कर दिया है और बरेली के मंडलायुक्त को पूरे मामले की जांच सौंपी है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री कितने क्रांतिकारी हैं ये तो लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो लखनऊ में नगर निगम में भी थोड़े दिन तैनात रहे हैं। तब शायद उनका पाला तत्कालीन मेयर, आज की मेयर सुषमा खरकवाल से पड़ा था, लेकिन वो बात लोग भूल गए। अलंकार अग्निहोत्री ने इतनी उनकी भावनाएं आहत हो गई कि अपनी 10 साल की नौकरी को लात मार दी। डायरेक्ट पीसीएस अफसर थे, अभी आगे तक जाते। क्यों ऐसा किया उन्होंने, ये वही जाने। वो सियासत में जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने एक ऐसा मोर्चा खोला जो सरकार को असहज करता है। हालांकि उनके डीएम अविनाश सिंह भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहे जब कहा गया कि उन्होंने उनको घर में जबरिया बैठा लिया। दूसरी ओर डिप्टी कमिश्नर हैं जीएसटी में प्रशांत सिंह, ये भी आहत हो गए कि अलंकार ने सरकार को भला बुरा कहा, बेईमान कहा, भ्रष्टाचारी कहा। वो संत भी सरकार को गाली दे रहे हैं, सरकार को, मुख्यमंत्री को तमाम बातें, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हम सरकार से तनख्वाह लेते हैं, पैसा लेते हैं, हम नौकरी ना कर पाएंगे, हमारी भावनाएं आहत हो गई। प्रशांत सिंह ने काउंटर इस्तीफा दिया, मामला बराबर हो गया। एक सरकार के खिलाफ गया, एक सरकार के पक्ष में गया इस्तीफा। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रशांत के भाई ने उनकी पोल पट्टी खोल दी।
कि ये तो विकलांग कोटे से फर्जी भर्ती हुए थे नौकरी में, इनकी जांच चल रही है, ये किसी दिन फंस जाएंगे। तो ये हुआ भाई, ये कैसे? बोले कि ये इलाहाबाद में पढ़ते थे और इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया विकलांगता का और वहीं से ये भर्ती हो गए, जीएसटी कमिश्नर बन गए। लेकिन ड्रामा, ट्रेजिडी और इंटरटेनमेंट उत्तर प्रदेश में इन दिनों भरपूर चल रहा है और ये सब ड्रामेबाजी, नौटंकीबाजी जनता थोड़े दिन तक याद रखती है, फिर वो भूल जाती है किसने किस कारण नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने वाले अगर घूस के आदी नहीं हैं तो उनका तो त्याग जायज है, लेकिन अगर वो घूसखोरी के आदती रहे हैं, सुविधा भोगी रहे हैं, तो उनका त्याग उन्हीं पर एक दिन भारी पड़ेगा और बाल बच्चे अलग उनको घर में कोसेंगे। फैसले भावनाओं में नहीं, सोच समझ कर लिए जाते हैं। तमाम सारे लोग इस प्रदेश में सरकारी सेवा में हैं, किसी का कोई गर्दन तक भरा हुआ है, कोई घुटने तक सना हुआ है, लेकिन चुप मार के चल रहे हैं। भाई खाओ तो गुर्राओ नहीं, और गुर्राओगे तो फिर खा नहीं सकते, दोनों काम करोगे तो फिर फंसोगे। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही, तमाशा चलता रहेगा, लेकिन दुनिया में सच्चाई हमेशा कड़वी होती रही है। जीवन जीने की जो कला है वो हंगामा करके नहीं, सनसनी पैदा करके नहीं, शालीनता से, ईमानदारी से, मेहनत से काम करके है। जिस काम के लिए आपको ईश्वर ने मौका दिया, सरकारी सेवा दी, वहाँ जनता का काम ईमानदारी से करके लोगों के चेहरे पर चमक लाइए, गरीबों के जीवन शैली को सुधारिए, इंसाफ दीजिए। ये हर ताकतवर व्यक्ति का, हर सरकारी अधिकारी की जिम्मेदारी है। आज मुनव्वर राना साहब का बहुत शानदार एक शेर है, उसी के साथ हम आपको छोड़ जाएंगे। तो सुनिएगा कि मेरे चेहरे की चमक तेरे बदौलत होती, कम से कम इतनी तो अच्छी मेरी किस्मत होती। एक मोहब्बत से कई सरहदें खुल जाती हैं और नफरत कई मुल्कों को जन्म देती है, और जितना लिखा था उसी ने हमें इज्जत देती, जो न लिख पाए वो लिखते तो कयामत होती। नमस्कार।